Welcome students. Today we are going to read our poem Hawk's Monologue by Ted Hughes. And we are going to do easy critical analysis of the poem as well as we'll discuss important questions of the poem. So let's start with the topics to be covered in this lecture. First of all, we will discuss the introduction of the poem, themes and symbolism in the poem. Next, critical analysis will be done and important questions will be discussed in this lecture. Let's start with the introduction. Mono means one, log mean conversation. अभी जो हमने इसका टाइटल पढ़ा है तो उसमें आप देखिए कि मोनोलॉग है और मोनो का मतलब है कि वन और लॉग जो है ये लॉग जो है ये निकला है लॉगस से जिसका माना है कन्वर्जेशन। इसका मतलब है कि कोई एक सिंगल पर्सन जब कन्वर्जेशन करता है बातचीत करता है तो उसको मोनोलॉग कहा जाता है। जैसे आप जब डायलॉग करते हैं तो डायलॉग जो है वो दो लोगों के दरमियान में होता है। डाई मीन्स टू और लॉग मीन कन्वर्जेशन। तो मोनोलॉग जो है वो सिंगल पर्सन का कन्वर्जेशन हो सकता है, वो एक अकेले बंदे का अपने आप से भी कन्वर्जेशन हो सकता है और वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस भी हो सकता है, तो उसको मोनोलॉग कहा जाता है। तो मोनोलॉग जो है इटसेल्फ जो इसका जो टाइटल है वो सजेस्ट करता है इसके सिंबलिज्म को और इसके थीम को, जिसमें कि वो असर्ट करता है अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को। जो हमारा हॉक है कि जी सिर्फ वन एंड द ओनली यही है और वही बोलेगा और उसके अलावा कोई बोलने का भी राइट नहीं रखता। दिस पोएम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग कंटेनिंग द स्पीच ऑफ अ सेविज बर्ड। इसमें आपको एक स्पीच मिलेगी, वो स्पीच जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी बात करता है, मैं और मैं बहुत हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत अथॉरिटेटिव हूँ और कोई भी मेरी इस अथॉरिटी को, मेरी इस पावर को चैलेंज नहीं कर सकता। द हॉक, वो सेविज बर्ड जो है वो हॉक है, आपको पता है कि वो प्रे करता है, दूसरे जो बर्ड्स हैं उनको शिकार करता है। और वो कर क्या रहा है जी इस पोएम में? He boasts his unchallenged and unlimited power to kill and destroy the other weak birds. उसका काम क्या है? उसका जिसकी वो शेखी बिगाड़ रहा है, जिसके बारे में वो हमें बता रहा है और वो क्लेम कर रहा है और वो खुश हो रहा है, प्राउड फील कर रहा है इस बात पे कि उसके पास एक अनचैलेंज्ड और अनलिमिटेड पावर है जिसके साथ वो किसी को भी मार सकता है। जो भी उससे वीक उसके सामने आएगा वो उसको मार देगा। तो ये जो है आप समझ लीजिए कि स्टोरी का जो मेन लाइन है, मेन आइडिया है, वो इस पॉइंट के अंदर है। He thinks himself the most powerful creature of nature and God has given him the complete right to kill others. अब जी ये उसका अपना ख़्याल है, उसको ये लगता है कि नेचर में सबसे ज़्यादा पावरफुल क्रीचर है ही वो, उसके अलावा कोई पावरफुल है नहीं। और खुदा ने उसको जो पावरफुल बनाया है उसको इनफैक्ट उसको ये राइट दिया है कि वो किसी को भी मार सकता है क्योंकि वो पावरफुल है। हॉक्स मोनोलॉग इज़ अ हाईली सिंबॉलिक पोएम। अब अगर ये देखें कि जी पोइट ने क्या सिर्फ हमें हॉक की ये स्पीच सुनाने के लिए बात की थी? बिल्कुल नहीं जी। पोइट बिलोंग्स टू द मॉडर्न सेंचुरी, 20th सेंचुरी से बिलोंग करता है। 20th सेंचुरी में लिखा जहाँ पर बहुत सारे यूसुपेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे क्योस आ रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल अपहीवल्स आ रहे हैं, तो उसमें जो है वो पोइट रह रहा है। तो उसने ये पोएम लिखी है तो उसने हमें सिर्फ़ और सिर्फ हॉक के बारे में नहीं बताया, इनफैक्ट उसने सिम्बॉलिकली हॉक को यहाँ पर यूज़ किया है और इसलिए हम इसको कहेंगे कि हॉक्स मोनोलॉग इज़ ए हाईली सिम्बॉलिक पोएम इन विच द हॉक इज़ अ सिंबल ऑफ पावर, डिस्ट्रक्शन एंड ब्रूटैलिटी। तो आप ये देखेंगे तीनों चीज़ें आपको इसकी मिलेंगी, इसके स्टेटमेंट्स में मिलेंगी। जो ये बातें कर रहा है, जो इसका एटीट्यूड है, उसमें हमें नज़र आएगा कि वो किस तरह से अपनी पावर को असर्ट करता है, किस तरह से डिस्ट्रक्शन और ब्रूटैलिटी को अपना राइट समझता है। अ सिंबल ऑफ क्रूअल मर्डर एंड अ ब्रूटल डिक्टेटर। तो ये जो सिंबलाइज करता क्या है, हॉक जो है वो दुनिया में कोई भी जो क्रूअल मर्डरर है वो बिल्कुल ऐसी ही सोच रखता है जैसा कि हॉक है। कोई भी ब्रूटल डिक्टेटर जो है पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनिवर्सल अप्रोच है इसकी जी, तो वो वो डिक्टेटर जो है वो भी असल में ये हॉक के थ्रू ही यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है जी। दिस सिम्बलिज्म कैरीज यूनिवर्सल अप्रोच सिंस द हॉक सिम्बलाइजेज एवरी डिक्टेटर ऑफ द वर्ल्ड। यूनिवर्सल अप्रोच है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक रीजन की या किसी एक कंट्री की बात हो रही है। ये किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में, किसी भी वक्त में, कोई भी टाइम एंड स्पेस से बिल्कुल बियॉन्ड होकर, तो ये
यूनिवर्सली जो है ये उसको सिंबलाइज करता है। हर डिक्टेटर को हु हैज़ अ फॉल्स नोशन ऑफ हिज पावर एंड अथॉरिटी। हर डिक्टेटर जो भी दुनिया में आता है, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, आप प्रेजेंट सिनेरियो देख लीजिए, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जो एक डिक्टेटर होता है उसको ये लगता है कि जो उसकी पावर है, उसकी अथॉरिटी, वो हमेशा रहने वाली है, एंड ही कैन डू एनी थिंग what he wants and what he likes. Thus, the poem exposes the attitude and misconceptions of power-drunk persons in this world. जिनको ताकत का नशा जिनके सर पर चढ़ा हुआ होता है ना जी, तो उन लोगों के अंदर इस किस्म का एटीट्यूड आ जाता है कि वो किसी को, वो आपने अक्सर सुना होगा जो लोग कहते हैं कि जी वो तो बंदे को बंदा नहीं समझता, वो तो इंसान को इंसान नहीं समझता। तो समझ लीजिए कि हॉक जो है ये वो डिक्टेटर है जो इंसान को इंसान नहीं समझता है, और किसी भी पावर ड्रंक पर्सन के अंदर ये एटीट्यूड आ जाता है और उसको ये मिसकंसेप्शन होता है कि उसकी अथॉरिटी हमेशा रहने वाली है, एवर लास्टिंग है और इमॉर्टल है। ये उसको ये फॉल्स नोशन पोइट ने इसको बताया है जी। हॉक्स मोनोलॉग इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग, यानी इसको जब आप पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि सरफेशली तो उसने हमें एक बर्ड के बारे में बताया है, बट अंडरलाइन मीनिंग्स जो हैं वो इसके बड़े डीप हैं, तो इस वजह से हम उसको सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। रियलिस्टिक पोइम, और ये बहुत रियलिस्टिक पोइम है, इसको हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट से कि जो इसमें डिक्टेटर की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं वो सारी की सारी यूनिवर्सली जो हैं वो एक्नॉलेज्ड हैं कि एक डिक्टेटर में ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। अबाउट द मिस यूज़ ऑफ पावर, के लोग किस तरह से अपनी पावर को मिस यूज़ कर रहे होते हैं। द हॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री विद हिज आइज क्लोज क्लेम्स इज अनचैलेंज्ड सुपर पावर। अगर आप इसकी फर्स्ट 2 वर्सेस देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि जो हमारा जो हॉक है वो एक ब्रांच के ऊपर बैठा है, सबसे टॉप पर बैठा है, और उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और वो हमें ये बता रहा है कि जी देखिए आंखें मेरी बंद है लेकिन देख मैं सब कुछ रहा हूँ। तो उसने अपनी अनचैलेंज सुपर पावर को हमें यहाँ पर क्लेम किया है, बताया है कि जी आंखें बंद करके भी उसको सब कुछ पता चल रहा है जी। ही सच अ पावर ड्रंक दैट ही थिंक्स दैट किलिंग अदर बर्ड्स इज हिज असर्टिव राइट गिवन बाय गॉड। और वो ऐसा नशे में चूर हो गया, ताकत के नशे में, कि उसको लगता है कि वो जो दूसरे बर्ड्स को मारता है असल में उसको ये राइट खुदा की तरफ से मिला है। जिस तरह हर अमीर को लगता है कि मैं अमीर हूँ तो मेरा राइट है, अगर कोई पावरफुल है तो उसको ये लगता है कि मैं पावरफुल हूँ क्योंकि मेरा राइट है कि मैं पावरफुल रहूँ। तो ये असर्टिव राइट्स उसको समझते हैं, अपने फंडामेंटल राइट समझते हैं उसको। तो ये सिर्फ डिक्टेटर्स की बात हो रही है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग तो वो होता है जिसको अपने इस किस्म की ईगो पर कंट्रोल होता है। That is why nature helps him hunting his prey as he mentions about the service of the sun and the earth. अब इसने ये कहा है कि जी मुझे खुदा ने हक दिया, और उसको कैसे एहसास हुआ कि खुदा ने हक दिया, कि वो कहेगा कि जी हर चीज़ जो है वो मेरे हक में ही जाती है, हर जो चीज़ है मुझे ही फैसिलिटेट कर रही है। तो अगर आप नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को देखें, नेचर भी मुझे फैसिलिटेट कर रही है, तो उसके लिए वो जिक्र करता है हवा में उड़ता हूँ मैं, सूरज जो है वो रोशनी करता है ताकि मुझे सब नज़र आए, और ज़मीन जो है उसने भी अपना मुँह ऊपर की तरफ किया हुआ है ताकि मुझे नज़र आए सारा कुछ। तो ये सारे के सारे जो हैं वो मेरी सर्विस पर लगे हुए हैं, मेरी हिदमत कर रहे हैं, लिहाजा मुझे ये राइट जो है वो अल्लाह ने दिया है। एवरीथिंग इज़ अंडर हिज सुप्रीम कंट्रोल विच इज़ एवर लास्टिंग, सो ही फ्लाइज विदाउट एनी फियर। उसको कोई किसी किस्म का डर नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि हर चीज़ पर उसका कंट्रोल है। ये सूरज, हवा, पानी, हर चीज़ जो है वो उसके अंडर कंट्रोल है, इसलिए उसको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तभी इस किस्म का जो है आपके अंदर एटीट्यूड और आपकी फीलिंग्स ऐसे होने शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए वो हर तरफ विदाउट एनी फियर वो घूमता फिरता है। द बेसिक थीम इज़ बेस्ड ऑन द फॉल्स जजमेंट ऑफ द हॉक। अब जो बेसिक थीम है इस पोएम का वो क्या है जी? हॉक का फॉल्स जजमेंट अबाउट हिज अथॉरिटी, हिज पावर, हिज स्टेटस, और जो उसका राइट है, उसके लिए जो उसका जजमेंट है वो बहुत फाल्स है, बहुत गलत है, जिसमें वो खुद अपने आप को डिसीव कर रहा है। ही सफ़र्स फ्रॉम द डिल्यूजन ऑफ पावर। एंड पर ये होगा कि उसको अपनी पावर से दस्तबरदार होना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेगी अपनी पावर, ख़त्म हो जाएगी विद द एंड ऑफ हिज लाइफ। ही इज़ अनेबल टू सी इन फेस द रियलिटी इन फैक्ट ऑफ लाइफ एंड पावर, और वो अभी नहीं देख रहा। क्यों?
क्योंकि वो पावर ड्रंक है। तो जिस तरह आप नशे की हालत में, तो जब ड्रंक होते हैं आपको राइट एंड रॉन्ग का पता नहीं चलता है, आपको उस वक्त आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते कि आपको कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह से ये पावर ड्रंक है। तो जब पावर ड्रंक होते हैं तो उस वक्त भी आपको ये नहीं पता चलता कि ये पावर जो है ये ख़त्म हो जाने वाली है, ये हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। इसलिए ही के नॉट फोरसी दिस रियलिटी, वो इसको देख नहीं रहा, अभी उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहा। ही इज़ अनेबल टू लुक एट द टेम्परीनेस ऑफ पावर लाइक क्रूअल डिक्टेटर। तो बिल्कुल जो क्रूअल डिक्टेटर होता है वो ये सोचता नहीं है कि मैंने एक दिन मर जाना है, तो मैं ये सारा जो जुल्म कर रहा हूँ तो ये किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, मुझे तो एक दिन मर जाना है, बिल्कुल लाइफलेस हो जाना है। उसको ये चीज़ का एहसास नहीं होता। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हमें वो चीज़ दिखाई जा रही है हॉक के थ्रू कि जिसको अपनी पावर की टेम्परेरीनेस का नहीं पता है कि ये सब चीज़ें तो ट्रांजिटरी हैं, ख़त्म हो जाने वाली हैं। नेक्स्ट इज सिम्बलिज्म ऑफ हॉक्स मोनोलॉग। अब इसमें सिम्बलिज्म क्या है जी? सिम्बलिज्म थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया। दिस पोएम इज अ क्रिटिसिज्म एंड सटायर ऑन द डिक्टेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब असल सिम्बलिज्म ये चीज़, ये बात है कि जो हमने अभी बात की कि जी वो ऐसे कह रहा है, वो वैसे कह रहा है, तो असल में वो सिम्बलाइज़ कर रहा है इन सारी बातों को। सारे उसके स्टेटमेंट्स जो हैं वो सिम्बॉलिक स्टेटमेंट्स हैं जो कि असल में सटायर हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो तमाम डिक्टेटर्स को जितने भी दुनिया में हैं। द हॉक सिम्बलाइजेज ऑल सच पावर ड्रंक एरोगेंट एंड क्रूअल डिक्टेटर्स। इन सब को सिम्बलाइज़ कर रहा है हु थिंक देमसेल्व्स सुपीरियर टू अदर्स, जिनको लगता है कि हम तो इन सबसे आला हैं, हम तो डिक्टेटर्स हैं, हम तो इनके रूलर्स हैं, हम तो इनके ऊपर सिर्फ रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, हमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता, हमारी अथॉरिटी को, हमारी पावर को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द टेम्प्रेरी नेचर ऑफ देयर ओन लाइफ। और वो बिल्कुल भी ये नहीं समझ पाते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो तो बिल्कुल टेम्प्रेरी है। ट्रेजिडी लाइज इन द एंड व्हेन दे रियलाइज द रियलिटी ऑफ द टेम्प्रेरी पावर। और उनको ये पावर टेम्प्रेरी है, इस रियलिटी का पता उनको उस वक्त लगता है जब वो अपने एंड पर पहुंचते हैं और जब वो इस काबिल नहीं रहते हैं कि वो इस पावर और इस अथॉरिटी को एंजॉय कर सकें। फिर वही जो हैं वो लोग बिल्कुल लाइफलेस होकर और बिल्कुल हेल्पलेस होकर रह जाते हैं। Through this symbolic poem, Ted Hughes gives a message to all the dictators and power-drunk people to realize the fact that life and power is a temporary state of life which is soon to be ended. ये जी मैसेज दिया है टेड ह्यूग्स ने कि प्लीज़ खुदा के लिए जितने भी डिक्टेटर्स हैं और जितने भी पावर ड्रंक लोग हैं उन सबको ये जान लेना चाहिए कि जो पावर है, लाइफ है, वो थोड़ी सी देर के लिए, 2-4 दिन की ज़िंदगी है, उसके बाद अंधेरी रात है, फिर आपको मर जाना है, यहाँ पर नहीं रहना, आप सारी जगह इंजॉय नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। ही सेज दैट ऑल सच थॉट्स आर सेल्फ डिसेप्टिव एंड हेलुसिनेटिंग, कि अगर आप फिर भी ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अथॉरिटेटिव हूँ, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, तो आप एरोगेंट बन जाते हैं। तो वो असल में आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप हेलुसिनेशंस में रह रहे हैं, आपको खुद से वहम होने लगे हैं, आप अपने बारे में सही नहीं सोच रहे हैं। मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टायरनी। अब यहाँ पर हॉक जो है वो आपको सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस बहुत अच्छे से पता है। मेटाफर वही है कि जिसमें हम टोटल उसको बोरो ही कर लेते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को ले आते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सरफेशियली वो चल रहा होता है, लेकिन अंडरलाइन मीनिंग्स में हम लोग कोई और बात कर रहे होते हैं, तो उसमें से जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसकी सिम्बलाइज वो किसी और चीज़ को कर रहा होता है। तो इसी तरह से मेटाफोरिकल जो है ये सिम्बलाइज कर रहा है टायरनी, एरोगेंस, डिस्ट्रक्शन, हेलुसिनेशंस, सुपीरियॉरिटी, egoistical attitude and power obsession. All these things are symbolized through the arrogant statements of the hawk। कि हमें पता कैसे चला कि ये सारी चीज़ें हैं डिक्टेटर्स में? तो हॉक के जो स्टेटमेंट्स हैं, उसने कुछ करके नहीं दिखाया, उसने सिर्फ हमें बताया है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो आपकी सोच जो है वो आपके वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस होती है। तो उसने अपनी स्टेटमेंट्स जो है, तो चूँकि उसकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई द पोइट हैज़ चोजन दिस टॉपिक फॉर द पोएम कि हॉक्स मोनोलॉग, कि वो बात कर रहा है और अकेला ही बात कर रहा है और कोई बात नहीं कर रहा। पावर ड्रंक मैन kills and destroys everything coming on his way just as the hawk kills the other birds in order to satisfy his hunger। ये इसने बात की जी, कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता, मेरी फ़्लाइट बड़ी डायरेक्ट होती है क्योंकि वो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो भी उसके सामने उठकर खड़ा होता है उसको बर्दाश्त नहीं करता, उसको मार देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जस्ट टू सेटिस्फाई हिज हंगर। अब वो हंगर पावर की है, वो हंगर किसी मटीरियलिस्टिक बेनिफिट की है। ये सब चीज़ें जो हैं वो हम उसमें कहेंगे कि ये उसकी हंगर उसको सिम्बलाइज कर रही है जी। द थीम ऑफ डिस्ट्रक्शन इज़ प्रेजेंटेड क्लियरली थ्रू द हॉक।
थ्रू दिस इनसेन एरोगेंस ऑफ द हॉक, हमने इसको इनसेन इसलिए कहा है बिकॉज ये एरोगेंस इनसेन ही है कि जो इस तरह की बात करता है, इस तरह की सोच रखता है, उसको इस तरह के वहमे होते हैं और उसको अपने बारे में इस किस्म की फॉल्स नोशंस उसके जहन में चल रहे होते हैं कि मेरे से ज़्यादा तो अथॉरिटी किसी के पास नहीं है, पावरफुल कोई भी नहीं है। तो इसको इनसेन ही कहा जा सकता है क्योंकि हर चीज़ ख़त्म हो जानी है, कोई भी हमेशा नहीं रह सकता। द पोइट एडवाइजेज द डिक्टेटर्स नॉट टू फील प्राउड ऑफ देयर पावर एंड अथॉरिटी, और इसकी बेसिस पे वो ये कह रहा है कि ये एक इनसेन एरोगेंस है, इसलिए डिक्टेटर्स को चाहिए कि वो अपने इस अथॉरिटी पर और अपने इस पावर पर गुरूर ना करें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्रिटिकल एनालिसिस। हमारे सामने जी ये पोइम स्टार्ट हो गई है, इसका टेक्स्ट है जी, फर्स्ट 4 लाइन्स हमारे सामने हैं और इसमें हमारी राइम स्कीम जो है वो ABCD है, जो कि मोस्टली हमारे यही चल रही है। आई सिट ऑन द टॉप ऑफ द वोड, माई आइज़ क्लोज्ड। जी आपको बता दिया हॉक ने कि जी सबसे ऊपर मैं बैठा हूँ, आंखें मैंने बंद की हुई। ये आपकी शान बेनियाज़ी है कि आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इन एक्शन, अब इनएक्शन जो है, अब चूँकि इकट्ठा लिखा गया है तो इनएक्शन दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। अगर इसको हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि वो इस वक्त कुछ नहीं कर रहा है, और अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो तब हम कहेंगे कि जो वो अभी भी जो बैठा हुआ है यहाँ पर, तब भी वो कोई काम ही कर रहा है। और वो काम क्या कर रहा है जी? नो फैल्सीफाइंग ड्रीम। अब वो आंखें बंद करके वो जो कुछ भी सोचता है वो सब का सब वैसे ही हो जाता है, जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है। सब चीज़ें उसके मर्ज़ी के मुताबिक चल रही हैं, इसलिए उसने इसको नो फैल्सीफाइंग ड्रीम कहा है कि कोई भी उसका ड्रीम ऐसा नहीं है कि जो पूरा ना हो। बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट। हमने अंडरलाइन किया जी नो फैल्सीफाइंग ड्रीम को और रिहर्स परफेक्ट किल्स को। तो एक तो ये चीज़ बताती है इसकी पावर को, जो नो फैल्सीफाइंग ड्रीम है उसकी पावर एंड अथॉरिटी, उसकी एरोगेंस को। और जो रिहर्स परफेक्ट किल्स है वो शो करता है कि जो हमारा हॉक है वो डेथ और डिस्ट्रक्शन जो हमारा थीम है उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है जी। द हॉक्स हिपोक्रेटिकल एंड क्रूअल नेचर इज़ वेरी मच क्लियर, कि वो ये बता रहा हमें कि सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री विद हिज आइज क्लोज्ड, और क्लेम क्या कर रहा है? एवरी ड्रीम फुलफिल्ड। कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं है, देयर इज़ नो ड्रीम इन हिज लाइफ विच इज़ स्टिल अनफुलफिल्ड। हिज ड्रीम्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन। उसके ड्रीम्स जो हैं उसमें भी वो किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन कर रहा है। यानी कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं वो बड़े प्लेजेंट ड्रीम्स देखते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े हॉरिबल किस्म के ड्रीम्स देखते हैं, उठकर बड़े परेशान रहते हैं। तो अब इसके ड्रीम्स में, और जो लोग फितना परवर होते हैं तो वो सारा वक्त साजिशों में रहते हैं कि उसके ख़िलाफ़ कर लिया, उसके ख़िलाफ़ कर लिया। तो ये प्लानिंग्स जो हैं वो चलती रहती हैं। तो चूँकि इसका बिलीफ जो है वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन पर है, तो इसलिए वो आंखें बंद करके सोते हुए भी सिर्फ रिहर्सल किसकी करता है? किलिंग की, killing others, death or destruction की। His focus is on death and destruction only. He concentrates on killing whether he is awake or sleep. यानी वो सोया है या जाग रहा है, उसका concentration, उसका focus, उसकी ज़िंदगी का मकसद जो है, purpose of his life, वो सिर्फ इतना ही है कि उसने दूसरों को मारना है। The convenience of the high trees, the air's buoyancy and the sun's rays are an advantage to me, and the earth's face upward for my inspection. जी ABCD है हमारा राइम स्कीम। और कन्वीनियंस ऑफ हाई ट्रीज़, इसमें वो बात कर रहा है जी सारे नेचर ऑब्जेक्ट्स की, जितने भी नेचर में ऑब्जेक्ट्स हैं, हाई ट्रीज़ हैं वो भी इसकी कन्वीनियंस के लिए मौजूद हैं, सर्व कर रहे हैं। एयर है, उसकी जो बॉयंसी है जिसकी वजह से उसमें फ्लाई कर सकता है, वो भी इसको कन्वीनियंट कर रही, इसको फैसिलिटेट कर रही है। उसके बाद जो सन की रेज़ हैं वो भी उसको फैसिलिटेट कर रही हैं। और अर्थ का जो फेस अपवर्ड है वो भी इसकी इंस्पेक्शन के लिए इसको बहुत फैसिलिटेट कर रहा है। वो भी इसको फैसिलिटेट कर रहा है कि ताकि ये अपने जो बर्ड्स हैं जिनको इसने मारना है, जिसको इनको मारने का इरादा है या जो भी इसको अच्छा लगता है, तो ये उसको देख रहा है जी। एरोगेंस एंड हाई हैंडेडनेस ऑफ द हॉक रीच इज़ एट इट्स मैक्सिमम हियर इन दीज लाइन्स, कि वो यहाँ कह रहे हैं कि जी मेरे से ज़्यादा और पावरफुल कौन होगा कि पूरी नेचर मेरी सर्विस पे बैठी हुई है, कंसिडरिंग हिमसेल्फ सुपीरियर टू ऑल अदर क्रीचर्स।
ही इज़ बिहेविंग लाइक एन अल्टीमेट लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, कि जी मेरे से ज़्यादा बड़ा कौन है, मैं इन सब का बादशाह हूँ। ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग हाई ट्रीज, एयर, द सन, द अर्थ आर एट हिज सर्विस। ही वॉन्ट्स टू से दैट नेचर हैज़ प्रोवाइडेड हिम विद ऑल दीज एडवांटेजेस। और वो असल में ये बताना चाह रहा है कि ये सारी चीज़ें मुझे किसने प्रोवाइड की हैं, अपने आप तो नहीं आ गई, मुझे प्रोवाइड की गई हैं, गॉड ने प्रोवाइड की हैं, नेचर ने प्रोवाइड की हैं, क्योंकि ये मेरा राइट है कि मुझे ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जा सके ताकि मैं इनको यूज़ करूं और मैं मार सकूं लोगों को। नेचर फैसिलिटेट्स हिम इन किलिंग अदर बर्ड्स थ्रू दीज फैसिलिटीज़ एंड ही enjoys all these comforts as his assertive right given by God। तो नेचर उसको फैसिलिटेट कर रही है। तो बिल्कुल उसी तरह से जहाँ पर भी जो भी अभी इसमें जब हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इसमें इसको डिस्कस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपने जहाँ पर भी जिस स्टेंजा को भी आपने डिस्कस करना है उसके साथ आपने ये चीज़ बतानी है। अगर यहाँ पर बताई जाती तो बार बार वो एक रेपिटेशन टाइप बन जाती, तो आपने बताना है हर जगह पर, क्योंकि जब आपको रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट आता है तो फिर आपको हर स्टेंजा के बारे में बात करनी होती है। लेकिन जब आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो फिर उसमें उतना ही काफ़ी है जितना हमने डिस्कस कर लिया है, और वो हम फिर इस तरह से चला लेते हैं, और जो अंडरलाइन किए हैं उन लाइंस को हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसलिए वो रेपिटेशन हो जाती है। तो बात ये कि जहाँ पर भी जो भी स्टेंजा की बात कर रहे हैं तो वो आप उसको डिक्टेटरशिप के साथ ज़रूर जोड़ेंगे, आप उसको डिक्टेटर्स के साथ और पावर ड्रंक पीपल के साथ ज़रूर जोड़ेंगे, तो ताकि वो पता चलता रहे कि जी यहाँ पर भी अगर बात हो रही है तो वो यही बताने के लिए कि डिक्टेटर्स अगर ये कहते हैं कि जी मुझे अगर पावर मिली है, मुझे अगर रूल मिला है, मैं अगर रूलर बन गया हूँ और मुझे जो है वो इलेक्ट किया गया है या मुझे सिलेक्ट किया गया है या मैंने यूसर्व कर लिया है किसी का रूल, तो ये सब मेरा राइट है क्योंकि मुझे फैसिलिटेट किया गया है। फैसिलिटेट किसने किया है? मुझे नेचर ने फैसिलिटेट किया है। तो खुदा की मर्ज़ी यही थी, इसलिए मुझे मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई। खुदा की मर्ज़ी थी कि मैं इनको रूल करूं, खुदा की मर्ज़ी थी कि मैं इनको मारूं, तो इसलिए मुझे सारी की सारी फैसिलिटीज़ दिए गई हैं। माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बाग, यानी इसको अपने ऊपर स्ट्रगल करने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो फीट हैं वो इस चीज़ में उनको पता है कि हमने क्या करना, उनका जो काम है वो उस फंक्शन को पूरा कर रहे हैं। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फूड। अब वो बता रहा है कि देखें जी, आप अंदाज़ा करें कि जो मेरा जो क्रिएशन हुआ है मेरे फूड का, उसके लिए पूरी कायनात में से जो है वो सारी चीज़ें लाई गई हैं। वो किसी से खूबसूरती ली गई है, किसी से कुछ लिया गया है, किसी से कुछ लिया गया, पूरी क्रिएशन इन्वॉल्व होगी। नहीं कि इतना स्पेशल है मेरा जो पर्सनालिटी है, इतना स्पेशल है मेरा बॉडी कि उसमें माई ईच फीदर कि मेरा हर जो बॉडी पार्ट है उसको बनाने के लिए खुदा ने पूरी दुनिया को थल पत्थल कर दिया कि जी बस जी हॉक को बनाना है, यानी डिक्टेटर साहब को बनाना है। तो खुदा ने जो है सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के ना तो ये इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि जी इसको बनाना है, टू प्रोड्यूस माई फूड माई ईच फीदर। और ये चीज़ इन इटसेल्फ जो है ये बड़ी अलार्मिंग है, जो ये चैलेंज करती है इवन कि जो राइट ऑफ गॉड है उसको भी जो है चैलेंज करती है कि भाई खुदा ने अगर बनाया तो सब कुछ छोड़ के तो जो है वो हॉक को बनाने लगे, या हॉक को बनाने के लिए पूरी क्रिएशन से जो है वो उसमें से लिए गई चीज़ें और उनसे करके हर जगह का जो है वो उसमें एलिमेंट शामिल किया गया। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फूड। अब उसने कहा जी इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये उसने कहा कि जी जितनी भी पूरी यूनिवर्स जहाँ से खुदा ने चीज़ें एलिमेंट्स ले करके मेरे वजूद को बनाया है, एक तो ये कि वो सारी की सारी क्रिएशन हर चीज़ मेरे अंदर से झलकती है कि मैं पावरफुल भी हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ, मैं डेलिकेट भी हूँ, मैं ब्यूटीफुल भी हूँ, सब चीज़ें हैं मेरे अंदर। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है, और दूसरा ये हो सकता है कि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है, वो इतना एरोगेंट है, वो किसी को समझता ही कुछ नहीं है। यानी कि वही बात है पहले वाली कि वो बंदे को बंदा नहीं समझता। ही सो मच प्राउड ऑफ हिस पर्सनैलिटी, ऑफ हिस पावर एंड अथॉरिटी, कि उसको लगता है कि ये सारी क्रिएशन, ये सब चीज़ें तो बहुत ही हकीर हैं, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, दे वर्थलेस। तो सिर्फ एक मैं ही हूँ जो दुनिया में जिसकी वैल्यू है। द हॉक कंसिडर्स हिमसेल्फ द बेस्ट क्रीचर ऑफ नेचर। जी वो खुद को बेस्ट क्रीचर समझता है, परफेक्ट क्रीचर समझता है। ही हैज़ बीन गिवन द पावर टू किल एंड डिस्ट्रॉय अदर्स बर्ड्स। हिज फीट आर द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड सिंस ही हैज़ बीन अलाउड टू किल अदर्स बाय गॉड थ्रू दिस हुक्ड टूल ऑफ फीट। उसको लगता है कि जो मेरे जो फीट हैं उनके ऊपर पूरा एक प्रॉपर जो है प्रोग्रामिंग हुई है,
और वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि मैं लोगों को मार सकूं, क्योंकि वो हुक्ड हैं। तो हुक के साथ ही जो, अगर कभी आपने देखा हो इनके जो हुक्स होते हैं उसकी वजह है, उसकी रीज़न है कि इन्होंने जो अपने जिन बर्ड्स को मारना होते हैं, जो भी इनके प्रेज होते हैं, उनको चीरने फाड़ने के लिए, उनकी स्किन को उतारने के लिए और उसका गोश्त नोचने के लिए इनके ये जो क्लॉज हैं ये यूज़ किए जाते हैं। तो क्लॉ जो है वो टर्म यूज़ की जाती है इस तरह के जो नेल्स होते हैं बर्ड्स के, उनके लिए। तो जिस भी बर्ड में, जिस भी एनिमल में ये पाए जाते हैं इस किस्म की, इवन कर्व्ड अगर एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं, तो उसको, उसका जो टर्मिनोलॉजी है उसमें उसको हॉक ही, क्लॉज ही कहा जाता है जी। The nature put its services in the creation of these hunting tools and flying advantage. तो हम यही बात कर रहे हैं। उसने कहा जी नेचर जो है ना, उसने अपनी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सर्विस में आ गई, वो सर्व करने लग गई। उन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया ताकि इसको बनाया जा सके। उसके हंटिंग टूल्स और फ्लाइंग के जो टूल्स हैं, इसके जो विंग्स हैं, जो इसके फुट हैं, उनको बनाने के लिए पूरा काम किया जा सके। ही हैज़ बीन मेड द रूलर ऑफ ऑल क्रीचर्स बिकॉज ही इज़ मेड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसको बनाए स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो नेचर की मर्ज़ी ही ये थी कि वो सबके ऊपर रूल करे। गॉड हैज़ पेड स्पेशल अटेंशन क्रिएटिंग ईच पार्ट ऑफ हिज बॉडी। ये उसने बताने की कोशिश की है कि जी इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन, के जी गॉड को जो है वो स्पेशल अटेंशन दी है खुदा ने इसको बनाने के लिए। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली। अब जो पूरी दुनिया है जिसके ऊपर इसका कंट्रोल है और जिसने पूरी हेल्प की है, जो इसको सर्व कर रहे हैं, अब उसका मतलब ये है, उसकी मर्ज़ी ये है कि वो चाहे तो वो इसके ऊपर उड़े, उसको एंजॉय करे, और चाहे तो उसको वो घुमा के रख दे, उसकी मर्ज़ी है। आई किल वेयर आई प्लीज़ बिकॉज इट इज़ ऑल माइन। हमने इसको अंडरलाइन किया है बिकॉज ये बता रहा है उसकी अथॉरिटी को कि वो, और डेथ एंड डिस्ट्रक्शन के थीम को यहाँ पर बता रहा है कि जी किस तरह से उसका दिल चाहता है, जहाँ दिल करता है, जिसको दिल करता है उसको पकड़ के मार देता है। और ये डिक्टेटर माइंडसेट है जी। देयर इज़ नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, के फ्लॉ ही कोई नहीं है, परफेक्ट बॉडी है मेरे पास हर चीज़ मौजूद है, मेरी आंखें हैं, बहुत दूर तक देख सकती हैं, नो डाउट ऐसा ही है। उसके बाद मेरे जो क्लॉज हैं, जो मेरे फुट हैं, उनके साथ मैं चीज़ों को पकड़ता हूँ, नोचता हूँ, मारता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और जो विंग्स हैं उसके साथ मैं उड़ता हूँ, बहुत ऊपर भी चला जाता हूँ, बहुत ऊपर उड़ता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एडवांटेज है मेरे लिए। तो ये बॉडी मेरा बड़ा परफेक्ट, उसमें कोई किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं है। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, और मैं इतना पावरफुल चूँकि बना दिया गया हूँ, लिहाजा अब मेरा काम है कि मैंने लोगों के सर उड़ाए जाने हैं। तो ये डिक्टेटर माइंडसेट हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। द फर्स्ट वर्ड शोज इज असर्शन एट द अल्टीमेट लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड हु कैन कंट्रोल एवरीथिंग। पूरा दुनिया का वो बादशाह बना दिया गया है और जिसको चाहे वो कंट्रोल कर सकता है जी। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन प्रिवेल इन स्टेटमेंट्स, कि जी उस हमें डेथ एंड डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहे हैं जी। आई किल वेयर आई प्लीज़, आप इतना भी कर लें तो ये भी काफ़ी हो जाएगा। आई किल वेयर आई प्लीज़। देयर इज़ नो फ्लॉ इन हिज क्रिएशन, हिज एरोगेंस एंड ब्रूटैलिटी एट द सोर्स ऑफ हिज प्राइड। असल में जो उसकी एरोगेंस और ब्रूटैलिटी है जी, उसकी वजह से उसको गुरूर होता है कि जी मैं तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बंदा हूँ। टीयरिंग ऑफ हेड्स इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ एंड पावर। उसका मेन जो ऑब्जेक्ट है ज़िंदगी का वो यही है कि लोगों को मार डालो। वो दुनिया में आते, कुछ लोग आते ही दुनिया में इसलिए कि लोगों को मार दो, तो वो ये उसी की चीज़ बात की करे जी। ही कैन किल हिज प्रे व्हेन एंड वेयर ही वांट्स, हिज सोल पर्पज़ टू किल एंड हियर द अदर बर्ड्स। और उसको ये लगता है कि ये उसको पर्पज़ जो है ये अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से दिया गया, नेचर की तरफ से उसको ये अता किया गया है। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, लें जी उसने बात ही पूरी कर दी। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ उसने आपको याद होगा ना कि जी बहुत सारी रिलीजियस बुक्स में मिलता है कि जी जो एक पुराने वक्तों में एक बादशाह था जिसने ये कहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि जी मैं जिसको चाहता हूँ ज़िंदा कर देता हूँ, जिसको चाहता हूँ मैं मार देता हूँ। और ये कहकर उसने एक शख्स जिसको सज़ाए मौत हो चुकी थी उसको उसने आज़ाद कर दिया, और जो बंदा वहाँ पे वैसे ही खड़ा था जिसने कुछ भी नहीं किया था उसको उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि जाके इसको मार दो। तो ये उसने वहाँ पर जो है ये क्लेम किया था द अलॉटमेंट ऑफ डेथ। तो समझ लीजिए कि वो भी उसका फॉल्स नोशन था, वो भी एक डिक्टेटर था, तो उसका फॉल्स नोशन था। उसको लगता था कि मैं हमेशा इस तरह रहूँगा, तो हमेशा उस तरह से तो नहीं रहा। तो अलॉटमेंट ऑफ डेथ उसको लगता था कि यही एक रूल है, यही एक फ़िलॉसफी है कि जिसके थ्रू आप लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उसने बताया है, दिस इज़ द फॉल्स नोशन द अलॉटमेंट ऑफ डेथ। हमने बात की। फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज़ डायरेक्ट,
एक तो इसकी बात उसने कही जी, मेरी बात ये है कि मेरी फ़्लाइट बड़ी डायरेक्ट है, कोई आता ही नहीं रास्ते में, डर के लोग भाग जाते हैं। थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग, और वो डायरेक्ट कहाँ से है, लोग भाग जाते हैं और मैं फिर सीधा जाकर घुस जाता हूँ अपने, जो मेरा शिकार होता है उसके बॉडी में गुजर जाता हूँ, उसके अंदर घुस जाता हूँ, यानी उसको मार देता हूँ। कोई भी मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी, लोग देखते भी हैं मारते हुए लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते हैं, मैं अपने प्रे को मार देता हूँ। नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माई राइट। आर्ग्यूमेंट्स कहाँ किए जाते हैं, जहाँ पर आप दलील देते हैं और जहाँ पर आप उस चीज़ को चैलेंज करते हैं। तो जब चैलेंज ही कोई नहीं कर सकता तो आर्ग्यू करने की तो बात ही नहीं पहुँचती है। तो उसने कहा तो लिहाजा अगर कोई आर्ग्यू भी नहीं कर सकता तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो उसको लगते हैं कि सब मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा राइट है। और यही डिक्टेटर माइंडसेट है कि जो आप कहेंगे वही ठीक होगा और जो दूसरा कहेगा वो हमेशा रॉन्ग होगा। तो ये एक माइंडसेट यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माय राइट। हालांकि हर ह्यूमन बीइंग का और हर लिविंग बीइंग का ये बेसिक राइट है कि वो अपने राइट की बात कर सकें, या जो चीज़ें अल्लाह पाक ने सबके लिए दी हैं, नेचर ने सबको प्रोवाइड की हैं, तो उनसे इक्वली फैसिलिटेट हो सके। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो एक डिक्टेटर होता है वो किस किस्म की सोच रखता है। द हॉक प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज द लॉर्ड हु हैज़ द अथॉरिटी टू अलॉट डेथ टू एनीवन ही वांट्स। ये उसके पास अथॉरिटी, जिसको चाहे वो मार दे फिरौन की तरह। नन कैन इंटरप्ट और चैलेंज हिज वे। इसमें इंटरप्ट के बाद ब जो है, बी जो है आपका, ये इसमें स्पेस बार की जगह शायद आ गया जी। नन कैन इंटरप्ट और चैलेंज हिज वे ऑफ फ्लाइट, कि कोई भी उसके रास्ते में, सब कहते हैं पीछे पीछे हो रहो, पीछे पीछे हो रहो, डिक्टेटर साहब आ गए हैं। इन ऑर्डर टू किल अदर्स ही मूव्स थ्रू द बॉडी ऑफ हिज प्रे एंड किल्स इट। और फिर वो दूसरों को मारने के लिए करता क्या, जो उसकी बॉडी में घुस जाता है उसको मार देता है जी। ये उसका तरीका है जी। किलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग अदर्स असर्टिव एंड फंडामेंटल राइट अलॉटेड बाय गॉड। ही उसको लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट है, इसलिए इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नोबडी कैन चैलेंज हिज राइट। द सन इज़ बिहाइंड मी, नथिंग हैज़ चेंज सिंस आई बिगैन, माई आई has permitted no change. I am going to keep things like this. अब उसने कहा सूरज भी मेरे घाट पे पानी पीता है, मेरे पीछे है, मेरा सर्विस पे है, मेरी बात सुनता है, मुझे सर्व करता है। द सन इज़ बिहाइंड मी, हमने इसलिए इसको अंडरलाइन कर लिया हुआ है जी। माई आई हैज़ परमिटेड नो चेंज, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया, और इसके अंदर हमारा वो मैसेज छुपा हुआ है जो पोइट डिक्टेटर्स को देना चाहता है, बताना चाहता है कि आई हैज़ परमिटेड नो चेंज, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, कि मैं ऐसे ही जैसे चीज़ें चल रही हैं मैंने ऐसे ही चलते रहने देना है इनको। यानी कि मैं ऐसे रूल करता रहूँगा, लोगों को मारता रहूँगा और ये लोग मरते रहेंगे और सब चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी और सब हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। तो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म नहीं हो जाती है। पोइट ने यहाँ पर बहुत चीज़ क्लियर की है। उसने कहा जी ही इज़ बोस्टिंग हिज अथॉरिटी इन पावर। तो जो बोस्ट कर रहा है वो अपनी अथॉरिटी को, पावर को, यहाँ पर कि द सन इज़ बिहाइंड मी, सन इज़ ऑल्सो एट माई सर्विस, ही इवन क्लेम्स टू हैव सरपास द सन। ही थिंक्स एंड कंसिडर्स हिमसेल्फ द सोवरेन लॉर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, के पूरी दुनिया का वो बादशाह है, कि सूरज जिसको सबसे बड़ा समझा जाता है। और बहुत सारे रिलीजन्स में सूरज को जो है उसकी पूजा भी की जाती है, वर्शिप किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसने कहा सूरज भी मेरे से पीछे है, यानी कि मैं सूरज से भी बड़ा हो गया हूँ। ही सच पावर ड्रंक दैट ही डज नॉट परमिट एनी चेंज इन दिस वर्ल्ड। उसने कहा जी मैं ताकतवर हूँ, कोई भी चेंज नहीं हो सकता, मैंने किसी को कोई अलाउ नहीं करना। तो जब आप किसी को इस तरह की बात करते हैं तो फिर क्या होता है जी। क्लेम्स दैट द सन इज एट हिज सर्विस एंड प्रोवाइड्स लाइट टू कैप्चर हिज प्रे। ही डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन द वर्ल्ड, ही वांट्स टू कीप थिंग्स इन द सेम मैनर ही लाइक्स। वो चाहता है कि ऐसे ही रहे। अब इसमें हिडन मैसेज कैसा है, वो क्या है जी, अगेंस्ट नेचर। नेचर जो है उसका एलिमेंट है, उसकी जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक को हमको कहेंगे, वो है चेंज। नेचर हमेशा, नेचर में चेंज होता, अगर चेंज ना होता तो ये दुनिया एग्जिस्ट ना कर सकती। तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं सिंस दिस यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, बहुत सारी चेंजेस आई हैं। तो अभी उसने एक बात कर दी है। आप ये देखें कि जिस वक्त आप अपनी सेल्फ इस्टीम में, अब जब ईगोइस्ट हो जाते हैं और फिर आप उस वक्त पावर ड्रंक हो जाते हैं, आप अपने आप को जो है वो एरोगेंट हो जाते हैं और अपने आप को ही अक्लकुल समझने लग जाते हैं और अपने आप को अथॉरिटेटिव समझने लग जाते हैं, अपने आप को परफेक्ट समझने लग जाते हैं। तो फिर एक स्टेज ऐसा आता है, ये फेजेस होते हैं, फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि जिस वक्त आप ये समझते हैं कि जी ये सब चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ,
ये सब चेंजेस तो मेरी वजह से हो रही हैं, तो मैंने कोई चेंज नहीं होने देना। जो सारा कुछ हो रहा है ये मेरे ऑर्डर्स के साथ हो रहा है, तो मैंने किसी को चीज़ को भी चेंज नहीं होने देना है। तो नेचर के अगेंस्ट जो भी जाता, वन हुएवर गोज़ अगेंस्ट नेचर इज़ डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये उसने हमें नुक्ता दिया है कि वो जो उसने बात कर दी जी मैं कुछ भी चेंज नहीं, तो फिर क्या होता है, वो सारे डिक्टेटर्स मर गए, ख़त्म हो गए। और जो आज के दौर में भी डिक्टेटर्स इस दुनिया में मौजूद हैं वो भी मर जाएंगे, ज़िंदा तो किसी ने भी नहीं रहना। तो ये है पॉइंट हमें बताना चाहता है, जो मॉरल लेसन वो देना चाहता है, इन सारे डिक्टेटर्स को एडवाइस करना चाहता है कि होश के नाखून ले लो, बस कर दो, जो कुछ भी है ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली हैं। द होल पॉइंट स्टेट्स द वॉइस ऑफ अ डिक्टेटर हु वांट्स टू रन द होल वर्ल्ड एज पर हिज डिज़ायर। ये अब क्रक्स है पूरी पोएम का, जो हमें बताया जा रहा है कि जी जो पूरी पोएम जो है ना, उसमें एक कन्वर्जेशन हुई है, उसमें एक स्पीच की गई है। और वो स्पीच किसकी है, वो हॉक की। अगर बताए ना जी हॉक की बात हो रही है, तो शायद किसी को यही लगे किसी डिक्टेटर, किसी रूलर की बात हो रही है जी। और वो पूरी दुनिया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है जी। ही वांट्स टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स एंड नेवर हेजिटेट टू किल एनीवन कमिंग ऑन हिज वे। उसको फिर उसके लिए कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं रहती हैं, उसके लिए नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी भी नहीं रहते हैं, उसके लिए किसी लॉ की, किसी ऑर्डर की, किसी चीज़ की भी उसके लिए वैल्यू नहीं रहती है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहती है। उसके लिए सिर्फ उसका अपना एक ऑब्जेक्ट जो है, जो उसका अपनी पर्पस है लाइफ का, वो रहता है। और वो क्या है, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एंड रूल ओवर अदर्स, किल अदर्स। ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं और इनसे वो हटता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत इरिटेट होते हैं। वी डू नॉट लाइक हिज व्यूज़ किसके, जो हॉक के व्यूज़ हैं, यानी कि एक डिक्टेटर के व्यूज़ हैं, तो हम उसको पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो इस किस्म की इंसैनिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इस किस्म के इनसेन हेलुसिनेशंस को वो टॉलरेट नहीं कर सकता। बिकॉज़ ये एवरी ह्यूमन बीइंग, जो भी लिविंग बीइंग है, उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है जी। नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम। सिंपली इसमें थीम डिस्कस करेंगे हम। डू द हॉक्स असर्शंस ऑफ ऑल पावरफुलनेस इम्प्रेस यू, इफ़ नॉट वाई। अब इसमें थीम डिस्कस करेंगे जो हमने शुरू में किया, थीम के साथ सिम्बलिज़म भी डिस्कस करेंगे। सिम्बलिज़म में इसकी पावरफुलनेस की बात आ जाएगी, और फिर उसके बाद हमें ये पूछा जाएगा क्या ये आपको इम्प्रेस करता है या नहीं। तो अब आपने बताना है करता है या नहीं करता, और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता। तो आपने सारी चीज़ें जो एक डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ हैं, सारी की सारी बातें इसमें आपने ऐड कर देनी है। कैन वी से दैट हॉक्स मोनोलॉग इज असर्शन ऑफ अ पावर ड्रंक रूलर। तो इसमें आपकी पूरी क्रिटिकल एनालिसिस आ जानी है पोइम का। हाउ हैज़ द पोइम प्रेजेंटेड हॉक एज अ सिंबल ऑफ पावर, स्ट्रेंथ एंड डिस्ट्रक्टिवनेस। कि किस तरह से प्रेजेंट किया, यानी कि वो कौन कौन से इमेजेस हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि सिंबल ऑफ पावर, स्ट्रेंथ एंड डिस्ट्रक्टिवनेस हमें नज़र आए हैं। तो इसमें सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे, थीम भी साथ में आएगा, क्योंकि थीम भी को तो सिंबलाइज़ किया जाता है, तो उसके साथ इमेजेस आएंगे। और इमेजेस में जितना भी उसका जो हमने अंडरलाइन किए हैं, वो सारे के सारे इमेजेस आप इसमें ऐड कर देंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स इसमें ऐड करेंगे, और आप बताएंगे कि किस तरह से आपको हॉक में जो है पावर, स्ट्रेंथ और डिस्ट्रक्टिवनेस नज़र आ रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम स्टूडेंट्स। नाउ थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।